चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया। टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया, जो कि वर्तमान सांसद है। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दिया और साथ ही नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट को टिकट दिया गया। बीजेपी ने तीनों ही सांसदों पर भरोसा जताया और पहली 3 सीटों पर किसी का भी टिकट नहीं काटा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और साथ ही अजय भट्ट को फिर से टिकट दिया गया। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में इन दोनों सीटों पर नामों का ऐलान किया जाएगा। तो उत्तराखंड में भी बदलाव नहीं है। 3 जो नामों का ऐलान किया गया वो वर्तमान में सांसद है। अब उन्हीं के नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि 2 सीटें ऐसी जहां से नाम नहीं ऐलान किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की जब अगली लिस्ट आएगी तो इन 2 सीटों का जो नामों का ऐलान है प्रत्याशियों का, वो उसमें किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी लाइव जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि 2 सीटों पर बाकी है। 3 नामों का ऐलान किया गया और तीनों के तीनों वही कैंडिडेट जो कि 2019 में उतारे गए थे और जीते भी। बिल्कुल, सिटिंग सांसदों पर ही केंद्र नेतृत्व ने भरोसा जताया है और टिहरी लोकसभा सीट, जहां पर आपको ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे, उस सीट पर सिटिंग सांसद रानी राज्य लक्ष्मी शाह पर ही भरोसा जताया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है पूरे परिवार के साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसे देखते हैं केंद्र नेतृत्व को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को और केंद्र नेतृत्व और हमारे यहाँ के भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लोगों को, जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि इस बार भी 4th टाइम मुझे ये टिकट मिला, और सभी हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को और सभी लोग जो टिहरी के हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। परिवार वालों से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगी मैम? एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत छवि ईमानदार है, एक ये पॉइंट भी कंसीडर किया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मम्मा ने कहा, हमारे साहब ने कहा कि जो हमारे लोग ने मम्मा को फिर से चांस दिया, बहुत मैं तो उनसे बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बद्री विशाल है, मैं महाराज जी का सपोर्ट और मेरे दादा का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आजकल लेडीज लोग को भी चांस दिया जा रहा है पॉलिटिक्स में, वो बहुत अच्छी बात है। तो आज मम्मा के बारे में बोलेंगे, पर मैं लोग को फिर से कहूँगी धन्यवाद सबको जिन्होंने फिर से मम्मा को वोट किया। एंड मोदी जी, थैंक यू। मैम, कुछ काम अधूरे रह गए होंगे, अब वो प्रायोरिटीज पर हैं, और क्या देखती है, किस तरीके से देख रही है टिहरी लोकसभा सीट को? क्या कहना चाहेंगी बाकी जनता को, कितना आश्वस्त करना चाहेंगी कि वो दोबारा आपको जिताए? मैं चाहती हूँ कि सबके लिए मैं काम करूँ आगे भी, और बहुत अच्छा बात है उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। मैं अपने तरफ से जो जैसा आगे हमारे टिहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, पूरा उत्तराखंड के जिस अपने तरफ से जैसा कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। और आदरणीय मोदी जी के जो विचार है उसको भी मैं आगे करूंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी जो है उनको भी, और सबको साथ लेकर मैं चलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करने के लिए जाने वाली हैं रानी राज्य लक्ष्मी शाह। तो अभी 2 सीट बाकी हैं, एक पौड़ी और एक हरिद्वार सीट, जहां पर उम्मीदवारों के नाम दूसरी लिस्ट में घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन पहली लिस्ट में 3 सीटों पर यहाँ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जी भारतीय 2 सीटें और है। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में उन पर भी कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों के तीनों कैंडिडेट वही हैं, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह? क्योंकि बीजेपी तो इसे विकास एक बड़ा एजेंडा बता रही है, तो बाकी आप लगातार उत्तराखंड कवर भी कर रही हैं, तो ये 3 जो नाम ऐलान किए गए हैं कैंडिडेट के, वही सेम है, तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप? देखिए, सिटिंग सांसदों पर भरोसा जताया गया और जो 2 पेज फंस रहे हैं उन दोनों सीटों पर बच रहे हैं, एक पौड़ी सीट और एक हरिद्वार सीट। इन्हीं दोनों सीट पर यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा रही, भले ही दावेदार कितने भी आए हो, चाहे टिहरी की बात कर ले या फिर हम बात कर ले
नैनीताल सीट की, उन सीटों पर दावेदारों ने यहां पर अपनी दावेदारी पेश की थी और हर उम्मीदवार चाह रहा था। यहां पर 18 कैंडिडेट तो अकेले टिहरी लोकसभा सीट पर थे जो दावेदारी यहां पर पेश कर रहे थे, लेकिन भरोसा यहां पर सिटिंग सांसद पर ही जताया गया। उसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि उनकी जो काम करने का तरीका है, उनकी जो छवि है वो काफी अच्छी जो है वो मानी जाती है। ईमानदार छवि जो है टिहरी से जो मौजूदा सांसद है रानी राज्यलक्ष्मी शाह, उनकी यहां पर मानी जाती है। तो ये यहां पर कहा जा सकता है कि इसको प्रायोरिटी पर यहां पर रखा गया है। हालांकि जो बात हो रही है पौड़ी और हरिद्वार सीट की, जहां पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाना बाकी है, उन सीट पर अभी ये कहा जा रहा है कि वहां पर हो सकता है कैंडिडेट को बदला जाए। लेकिन हरिद्वार की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तो ये माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है कंपटीशन सबसे कम देखा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अजय टमटा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और पहली लिस्ट बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है, आपका भी नाम उसमें शामिल है। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बहुत धन्यवाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और पार्टी के उच्च नेतृत्व को, हमारी पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद लगातार दिया है ना। और मैं समझता हूं कि बहुत सालों से मुझे, चाहे वो पंचायतों से विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, मुझे हर बार जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी ने, और उन जिम्मेदारियों को मैं हमेशा निभाता रहा हूं। जो भी काम मुझे दिए गए पार्टी के भी, और इस बार भी मुझे नेतृत्व ने अपने जनता के बीच में जाने का अवसर दिया है। और मोदी जी को जो ऐतिहासिक बहुमत के साथ पिछले बार हमारी जनता के द्वारा प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला, और वो भी सीमांत क्षेत्र नेपाल, चाइना, तिब्बत का ये बॉर्डर। और मैं सौभाग्यवान हूं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे अंतिम जो गांव है, अंतिम क्षेत्र है, वहां जॉलिंगकोंग तक और आदि कैलाश तक, ओम पर्वत तक, इन सभी जगहों को स्वयं उन्होंने जो है रोड पहुंचाई, और स्वयं वहां आए भी। और जागेश्वर धाम, मेरे जितने भी धाम है उन सब का भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया। मुझे पहली बार रेल कनेक्टिविटी से मेरे इस क्षेत्र को जोड़ा, पहली बार मेरे क्षेत्र के अंदर एयर कनेक्टिविटी हुई। जी, अल्मोड़ा से 5 नाम ऐसे थे जिन पर लगातार चर्चा हो रही थी, और उसके बाद में पार्टी ने आपके नाम पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में अब जनता से कितनी उम्मीदें हैं? क्या वोटों का अंतर और ज्यादा बढ़ने वाला है इस बार? मैं क्योंकि बहुत लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने का मेरा अनुभव रहा है। पहली बार हम 14 में 98,000 वोट से जीते थे, 14 में, और उसके बाद हम 2.5 लाख वोटों से पिछले बार 2019 में जीते थे। और मुझे इतना विश्वास है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी लोकसभा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर की, चंपावत की जनता को जो लाभ दिया है, जो योजनाएं हमारी चली हैं, और जितना प्यार मोदी जी ने आके वहां किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है लगभग हम 5 लाख वोटों से अपनी इस लोकसभा को जीतेंगे। बीजेपी विकास के एजेंडे को सबसे आगे लेकर चल रही है। बहुत सारा काम अल्मोड़ा में हुआ भी। अब आगे का क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है सर? क्योंकि अगर आप जीत कर आते हैं तो 5 साल और आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे में क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता के रूप में, चूंकि हम पहले, हमारे पास उतनी अच्छी मेडिकल कॉलेज को हम लोग लगातार मांगते थे, अब मेरे पास मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में है। पिथौरागढ़ की मेडिकल कॉलेज को हम बहुत जल्दी, उसका भी हमको केंद्र ने हमको पैसा दे दिया, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो भी हमारा चालू होगा। साथ में हमारा बागेश्वर और चंपावत की मेडिकल कॉलेज को भी हम चालू करेंगे अगले 5 साल में। और अगले 5 साल के अंदर हम जो रेल नेटवर्क है, चाहे वो टनकपुर से बागेश्वर का है, चाहे रामनगर चौखुटिया गैरसैंण का है, या और चाहे वो हमारे ये जो मेन जो रोड है, बॉर्डर की रोड है, जिसको हम डेवलपमेंट में आगे ले जा रहे हैं, वो है टनकपुर से जौलजीबी, उसको जोड़ना। और बड़ी यानी कि जो अधूरे काम अभी बाकी हैं उनको पहले पूरा किया जाएगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तराखंड से एडिटर हमारे साथ में अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, 3 पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो चुका है, हालांकि 2 पर पेच फंसा हुआ है। इन तीनों नामों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही वो कौन सी वजह आप देख रहे हैं कि सबसे कम, एक तरह से कह रहे थे कि कॉम्पिटिटर उन 2 सीटों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नाम तय नहीं हो पाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है, और
195 कैंडिडेट जिनके नामों का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें शामिल है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और साथ ही नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया गया है। और संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भारती, उन 2 सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि वहां पर तो कॉम्पिटिटर सबसे कम देखे जा रहे थे, नाम सबसे कम थे जिनके नामों पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ऐसा लग रहा है कि सहमति बन नहीं पाई अभी तक। बिल्कुल, देखिए इन दोनों सीटों की अगर हम बात करें, यहां पर सामंजस्य अलग है और यहां पर अगर वोट बैंक की भी हम बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर SC/ST का जो वोट है वो भी ज्यादा, उनका वोट परसेंटेज भी यहां पर ज्यादा है। और दूसरी लिस्ट में इन दोनों ही सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। एक तो हो गई पौड़ी सीट और दूसरी सीट हो गई हरिद्वार। और इन दोनों सीटों पर यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, और ये उम्मीद यहां पर की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार प्रत्याशियों के नामों पर बदलने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व यहां पर ले सकता है। हालांकि जब दूसरी लिस्ट आएगी तभी यह तय हो पाएगा कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर तो हमने देखा कि सिटिंग सांसदों पर ही यहां पर भरोसा जताया गया है और उन्हीं को रिपीट किया गया है, उन्हीं पर भरोसा यहां पर जताया जा रहा है। लेकिन अगर हम दोनों सीटों की बात करें, चाहे हम पौड़ी सीट की बात करें, क्योंकि वहां पर भी अगर दावेदारों को हम देखें जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत सोच समझकर केंद्रीय नेतृत्व यहां पर फैसला लेना चाहता है, उम्मीदवारों के नामों को यहां पर ऐलान करना चाहता है। क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें, SC/ST वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें हरिद्वार सीट पर, तो वहां पर उसका परसेंटेज ज्यादा है, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है। संजय राणा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 195 नाम ऐसे जो कि अभी तक सामने आए। अगर यूपी की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा जो नाम है वो उत्तर प्रदेश की सीटों से सामने आए हैं, 51 नाम। और हर तरह से इस लिस्ट में देखा गया कि समीकरण को साधने की कोशिश की गई। अब इन 51 नामों को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर नाम वही हैं जो कि 2019 में थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने काम और क्रिया प्रणाली से हमेशा सबको चौंकाती रहती है। आपको पता होगा कि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे, तकरीबन 100 से 125 सीट का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन जब शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट हुआ तो तकरीबन 195 सीट थे, जिसमें से 51 सीट उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश जो जीतेगा वही देश पे राज करेगा, ये फॉर्मूला बहुत क्लियर है। और इस पे एक एक सीट, चाहे वो देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने पहले 2019 के चुनाव के बाद से ही तकरीबन 1,25,000 बूथों का आइडेंटिफाई किया था, उन बूथों को जहां पे वो नंबर 2 पे थे। तो इसमें आप देखेंगे कि बड़े नाम भी हैं और वो सीट भी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले बार हार गई थी या लीडिंग स्टेज पे थी, तो उनका अनाउंसमेंट किया गया। और एक एक सीट को बहुत सोच समझ के अनाउंस किया गया, क्योंकि जब टारगेट आपका बड़ा होता है, जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, तो आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है कि किस कैंडिडेट को बदलने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में कितने बदलाव किए गए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने में नहीं डरती है। उनका सिंपल सा एक मकसद है कि में नजर भी आ रहे हैं। उत्तराखंड से एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए हैं अनुपम त्रिवेदी जी। अनुपम जी, 3 सीटों पर नाम तो ऐलान कर दिया गया है, अब इन तीनों नामों और सीटों का समीकरण भी आप थोड़ा समझाइए, और साथ ही 2 नाम अभी तक नहीं ऐलान किए गए, क्या उसके पीछे की वजह आप भी यही देख रहे हैं कि वहां पर नाम बदले जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट की बात करता हूं, जहां से उन्होंने अजय टम्टा को रिपीट करा है। अजय टम्टा ने 2009 का भी चुनाव लड़ा था, 2014 का भी, 19 का भी। पिछले 2 बार से वो लगातार MP हैं। 2009 में कांग्रेस के वहां से सांसद जीते थे। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी की सबसे स्ट्रांग होल्ड सीट है। 1990 के दशक में जब राम लहर आई थी, उसके बाद जितने चुनाव हुए वहां पे पार्लियामेंट्री सीट के, उसमें लगातार बीजेपी जीतते रही है। और चूंकि वो एक रिजर्व सीट है, और अजय टम्टा जो है वो RSS में उनका बहुत अच्छा होल्ड है, उनके साथ संगठन में वो रहे हैं, विद्यार्थी परिषद वगैरह में रहे हैं। तो एक वजह मुझे लगती है कि जो बीजेपी ने उनपे दोबारा से दांव खेला है और उनपे विश्वास जताया है।
नैनीताल की अगर आप बात करें, जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, उनको दोबारा से चांस दिया गया है। वो पिछले बार ही पहले बार यानी कि 2019 के चुनाव में पहले बार सांसद बने थे, दूसरी बार वो लगातार उनको टिकट मिला है। वो लो प्रोफाइल मंत्री के तौर पे रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल में, और आपने देखा बड़ी सधी हुई और संगठन से अलग होकर उन्होंने कभी बात नहीं कही, मतलब और बड़े संयमित होकर रहे। तो शायद उसका एक वो सब चीजें बीजेपी ने कंसिडर करी और वो एक सेफ बैट खेला नैनीताल में। और अगर आप बात करते हैं टिहरी की, टिहरी में 73 साल की हैं माला राजलक्ष्मी शाह एमपी, जिनको दोबारा से रिपीट किया गया है। इनकी उम्र की वजह से कयास लग रहे थे बीजेपी के अंदर भी कि हो सकता है कि बढ़ती उम्र की वजह से बीजेपी यहाँ कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन फिर भी किसी महिला प्रत्याशी को ही टिकट देगी। लेकिन फाइनली दोबारा से उनको चांस दिया है। उसकी एक वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि माला राजलक्ष्मी शाह नेपाल की रॉयल फैमिली से आती हैं, और वो अभी जो बहू हैं वो टेरी राजघराने की बहू हैं, और वहां उस टेरी सीट में उस परिवार का अच्छा होल्ड माना जाता है। इनके ससुर सालों साल एमपी रहे उस सीट से, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने एक ट्रेडिशनल रास्ता ही खोजा और उनके साथ वो गए, सेफ बैट खेला। अब सवाल रहा कि पौड़ी सबसे सेफ सीट दोबारा से है बीजेपी के लिहाज से। पूर्व सैनिकों को सीट पे बहुत दबदबा है, जो कि अब बीजेपी के साथ की तरफ उनका झुकाव लगता है, लेकिन वहाँ कैंडिडेट्स बहुत हैं, कई कैंडिडेट्स का नाम वहां चला है, और इस वजह से मुझे लगता है फिलहाल वो सीट अभी होल्ड में गई है। उसमें एक राय नहीं बन पाई कि किसको टिकट के साथ जाया जाए। हरिद्वार की जहां तक बात है, हरिद्वार एक ऐसी सीट है बीजेपी के लिहाज से कि वो मिली जुली सीट है। वहां पर कांग्रेस के भी विधायक है उस पार्लियामेंट्री सीट में, और बीजेपी के भी हैं। अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, वो उनसे सिटिंग एमपी है पिछले 2 बार से लगातार, और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। वहां पर इस प्रकार की खबरें आनी शुरू हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कि जिस तरीके से वहां से कांग्रेस सीट जीती है और बसपा के भी 2 विधायक जीते, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी शायद चेंज करनी पड़ सकती है पार्टी को। तो कई चीजों पे कंसीडर किया गया, क्या किसी को ओबीसी को लड़ाया जाए या सिटिंग एमपी को रिपीट किया जाए। उसी उहापोह में मुझे लगता है फिलहाल अभी वो सीट होल्ड पे है। जी तो बिल्कुल जो 2 सीटें होल्ड पर हैं उसको लेकर भी अनुपम जी बता रहे थे। और तो अनुपम जी, अगर हम उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो हालांकि नामों को लेकर कई जगह पर हमने देखा कि 11 नाम ऐसे थे जहां पर चर्चा की जा रही थी कि लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे की वजह भी आप बताइएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे को बताती है कि बीजेपी विकास कर रही है और जनता विकास के नाम पर ही वोट दे रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी बड़ी वजह आप देख रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टिहरी की सीट है, टिहरी की सीट बीजेपी की एक सेफ सीटों में से एक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट की बढ़ती उम्र की वजह से कयास लग रहे थे कि शायद यहाँ पर चेंज कर सकती है पार्टी, किसी महिला उम्मीदवार दूसरी महिला चेहरे को किसी को ला सकती है। कुछ और पैनल में नाम गए भी थे, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि जो रॉयल फैमिली का कनेक्शन है, जो क्योंकि उसमें देखिए 2 देशों के बीच का संबंध भी है, कॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी है, मुझे लगता है पार्टी ने इसमें थोड़ी दूरदृष्टि रखी है सीट को लेके, तो इसीलिए वहां पर रिपीट किया गया है माला राजलक्ष्मी शाह को टिहरी सीट पे। और जैसे मैंने बताया नैनीताल में तो खैर तय माना जा रहा था कि अजय भट्ट की कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ, और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं, देखो, जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश चुनाव यहाँ लड़ेंगे,
नहीं, देखो, अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और वो तो जहां से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो एक यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से मुझे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या विचारधारा है, तो वो जाने। पिछली एक अपनी को सांसद डिम्पल यादव को आपने हराया था, इस बार जो है कैसा खुद मैदान में है, तो आप क्या मानते हैं? देखो, मैंने किसी को नहीं हराया, मेरी हराने की कोई हैसियत है। तो कन्नौज की जनता का जनादेश था और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। जैसे इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बपौती नहीं है राजनीति, और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था। सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, जो कि इस लिस्ट के बाद में अपना रिएक्शन दे रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और उसके बाद में आप देखिए सड़कों पर आतिशबाजी करके वाराणसी की जनता खुशी जाहिर कर रही है। कई जगह पर मिठाइयां भी बांटी गई, ढोल भी बजाए गए। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें आप तब देखते हैं जब रिजल्ट आ चुका होता है, लेकिन काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान भर हुआ है। लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ की जनता में काफी ज्यादा खुशी है और इसी खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इससे पहले आप सुन भी रहे थे वाराणसी की जनता को जो कि अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। और यहाँ पर आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो होर्डिंग लगी हुई है, इस पर यहाँ लोग फूलों की माला पहना रहे हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का दावा कर रहे हैं। ये खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है, बल्कि आम जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और यहाँ की जनता का कहना है कि पहले जो रिकॉर्ड रहे वो सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं और भारी अंतर के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। हर घर मोदी, हर हर मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ये आम जनता है जो बेहद खुश है कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये आप देखिए ढोल बजाकर लोग नाच रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अगर वाराणसी की सीटों की बात कर ली जाए, काशी की सीट की बात की जाए, तो यहाँ पर 7 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, तो वहीं 7 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब ऐसे में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं काशी से, और उसके बाद में लगातार बीजेपी के पास ही ये सीट रही है और वोटिंग का अगर अंतर देखें तो लगातार ये जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है।